चंदरपुर गांव में मोहनलाल अपने बेटे रमेश के साथ रहता था। रमेश की मां का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। मोहनलाल ने अकेले ही अपने बेटे रमेश को पाल पोस कर बड़ा किया और खूब पढ़ा लिखाकर इंजीनियर भी बनाया। पिताजी, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, अब आप आराम किया कीजिए। वैसे इस गांव में कोई अच्छा काम नहीं है, इसलिए मुझे काम से शहर जाना होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हर हफ्ते यहाँ आपसे मिलने आया करूंगा। रमेश बेटा, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद से दूर करने का मन नहीं कर रहा है। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम शहर काम करने के लिए जा सकते हो। फिर रमेश अगली सुबह शहर चला जाता है, जहां उसकी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। वो हर हफ्ते अपने पिताजी से मिलने आया करता था, जिससे मोहनलाल भी बहुत खुश रहा करते थे। ये सिलसिला कुछ सालों तक यूं ही चलता रहा। फिर अचानक से रमेश का अपने पिताजी मोहनलाल के पास गांव आना बिल्कुल बंद हो जाता है। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन मोहनलाल जी अपने लड़के की आस में बैठे रहते थे। फिर एक दिन रमेश एक औरत और दो बच्चे पूजा और सुमित को लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे बेटा, कितने दिन बाद आए हो तुम। मेरी बूढ़ी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। और ये लड़की और ये बच्चे तुम्हारे साथ, ये कौन है बेटा? अरे पिताजी, मैं आपको बताने ही वाला था। मैंने शहर में ही शादी कर ली थी और ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं। और ये मोनिका है, मेरी पत्नी। इन्हें मैं आपसे मिलवाने लाया हूं। ये सुनकर मोहनलाल चौंक जाता है, लेकिन फिर सबको देखकर बहुत खुश भी हो जाता है और सुमित और पूजा को अपने गले से लगा लेता है। कुछ दिन सब लोग वहीं रहते हैं, लेकिन फिर रमेश की पत्नी मोनिका को वहां रहने में दिक्कत होने लगती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं बड़े शहर की लड़की हूँ और मैं इस छोटे सी झोपड़ी में नहीं रह सकती। इसलिए हम कल के कल ही शहर वापस लौट जाएंगे। फिर अगले दिन मोनिका और रमेश सारा सामान पैक कर लेते हैं और जाने के लिए तैयार रहते हैं। बेटा रमेश, ये सब क्या है? तुम कहीं जा रहे हो क्या? वो पिताजी, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा। मोहनलाल की बातों को अनसुना करके रमेश अपने परिवार को लेकर हमेशा के लिए गांव से चला जाता है। ये देखकर मोहनलाल बहुत दुखी हो जाता है। रमेश हमेशा के लिए चला जाता है और कुछ दिन तक पैसे भेजने के बाद अब पैसे भेजना भी बंद कर देता है। मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर जा चुका है, लेकिन मुझे खुद को संभालना होगा। अब तो रमेश ने पैसे भी भेजना बंद कर दिए हैं। सारा राशन भी खत्म हो चुका है। बहुत भूख भी लगी है, देखता हूं कुछ खाने को है क्या। फिर ऐसा कहकर मोहनलाल जी अंदर देखते हैं तो एक डब्बे में थोड़ा सा आटा बचा हुआ होता है। फिर मोहनलाल जी उससे 2 रोटी बनाते हैं और खाने बैठे ही होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से तोते की आवाज सुनाई देती है। मोहनलाल जी तुरंत बाहर निकल के तोते के पास जाते हैं। अरे, ये तोता इतना क्यों चिल्ला रहा है? हे भगवान, इसके पैर पे तो चोट लगी है। मैं एक काम करता हूँ, इसके जख्मों पे दवा लगा देता हूँ। फिर मोहनलाल जी तोते को अपने हाथ में उठाकर घर के अंदर ले आते हैं। फिर उसके पैर में दवाई लगाकर पट्टी बांध देते हैं और अपने खाने में से एक रोटी उस तोते को भी देते हैं। तोता उस रोटी को खाकर फिर वहां से उड़ जाता है। लगता है तोते के पैर का दर्द अब कम हो गया है और उसका पेट भी भर गया है। चलो अच्छा है। फिर अगले दिन तोता मोहनलाल जी के घर फिर से आता है और मोहनलाल जी फिर से अपने हिस्से में से एक रोटी उस तोते को देते हैं। ये सिलसिला कुछ दिन तक यूं ही चलता रहता है। फिर एक दिन जब मोहनलाल जी अपने हिस्से की एक रोटी तोते को देते हैं तो तोता अचानक बोल पड़ता है। तुमने अपने हिस्से में से हर दिन मुझे एक रोटी दी है ताकि मेरा भी पेट भर जाए। मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। अगर आपकी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे खाने का गुजारा अच्छे से हो जाए बस।
फिर तोता उनकी बात मान लेता है और अगले दिन से मोहनलाल जी के लिए कुछ ना कुछ चीज खाने के लिए लाया करता है। कुछ दिन यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन मोहनलाल तोते का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन वो तोता नहीं आता है, जिस कारण मोहनलाल जी को भूखा ही रहना पड़ता है। फिर कुछ दिन के बाद जब तोता आया तो मोहनलाल बिस्तर पे पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मुझे माफ करना, मैं इतने दिन नहीं आ पाया। मैं कहीं पे फंस गया था और जब वहां से बाहर निकला तो सीधे उड़कर तुम्हारे पास ही आया हूँ। लेकिन आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, क्या हुआ है आपको? मेरे जाने का वक्त आ गया है, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मेरे बेटे बहू ने मुझे मेरे पोता पोती से दूर कर दिया है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं उन्हें आखिरी बार देख लूं। ठीक है, मैं आपकी ये आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। तोता यह कहकर उड़ते हुए किसी तरह शहर रमेश के घर तक पहुंचता है और उनकी घर की खिड़की पे बैठकर देखता है कि सुमित और पूजा दोनों कमरे में टीवी देख रहे हैं। सुमित और पूजा, तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार हैं और उनकी ये आखिरी इच्छा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। बच्चे तोते को बोलता हुआ देख बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दादाजी की बीमारी वाली बात सुनकर फिर से उदास हो जाते हैं। हाँ, हमें भी दादाजी से मिलना है। हम दोनों तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे, लेकिन मम्मी हमें उनसे मिलने नहीं देती है। हम एक काम करते हैं, अपनी पिगी बैंक से पैसे निकाल कर हम घर से भाग के दादाजी से मिलाते हैं। फिर सुमित और पूजा अपनी पिगी बैंक से पैसे निकालते हैं और उससे बस का टिकट खरीदकर गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब तक बच्चे और तोता गांव पहुंचते हैं, मोहनलाल जी की मृत्यु हो चुकी होती है। दादाजी, उठो ना, क्या हो गया है आपको? देखिए, हम दोनों आपसे मिलने आए हैं। उठिए ना दादाजी, उठिए ना प्लीज। अरे ये क्या हो गया? जिन्होंने मेरे घायल पैर पे पट्टी बांधी, मुझे अपने हिस्से का खाना खिलाया, उनकी आज मैं आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। ऐसा कहकर तोता भी बच्चों के साथ रोने लगता है। तोता, कुछ तो करो, हमें दादाजी से बात करनी है। कोई तो रास्ता होगा ना? हाँ, मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे इनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। फिर ऐसा कहकर तोता उड़कर पहाड़ की ओर चला जाता है, जहां पे एक ऋषि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। तोता उनके पास जाता है। बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना है। कोई उपाय तो बताइए बाबा, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। किसी मरे हुए इंसान को वापस लाना नामुमकिन है। ये तो नियति के साथ खेलने की बात हो गई। बाबा, जिनको मैं जिंदा करना चाहता हूँ, वो अपने आखिरी वक्त में अपने पोता पोती को देखना चाहते थे, जो कि दूर शहर में रहते हैं, जिस कारण उनको आने में देर हो गई और मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई है। मैं बस उनकी आखिरी इच्छा ही पूरी करना चाहता हूँ। एक रास्ता तो है, और इत्तेफाक से ये सिर्फ तू ही कर सकता है तोते, क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस समाधान बता दो। तो सुन तोते, तुझे यहां से 50 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में जाना होगा। वहां तुझे एक झील दिखाई देगी। झील के बीचों बीच कमल का एक फूल होगा। उस कमल के फूल का रस निकालकर 108 बार ओम का जाप करके मरे हुए इंसान को पिलाना होगा, जिससे कि वो इंसान वापस जिंदा हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सूरज ढलने से पहले तुझे करना होगा। एक बार सूरज ढल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर सूरज डूबने से पहले कमल के फूल का रस पिला दिया तो उस इंसान के कुछ वर्ष बढ़ जाएंगे। तोता बिना कोई देर किए उत्तर दिशा की ओर उड़ने लगता है। रास्ते में तोते को बहुत तेज धूप का सामना करना पड़ता है, फिर भी तोता बिना रुके उड़ता रहता है।
और आखिर में वो उस झील के पास पहुंच ही जाता है। आखिरकार मैं इस झील के पास पहुंच ही गया। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ताकि लौटने में आसानी रहे। फिर ये कमल का फूल लेकर वापस निकलता हूँ। शाम होने में बहुत कम वक्त बचा है। तोता जल्दी से अपनी प्यास बुझाता है और अपने मुंह में कमल का फूल लेकर फिर से उड़ने लगता है। इस बार भी बिना रुके वो उड़ता रहता है और आखिरकार वो बच्चों के पास कमल का फूल लेकर पहुंच ही जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहां रमेश अपनी पत्नी मोनिका के साथ अपने बच्चों को ढूंढता हुआ वहां आ चुका था। लेकिन उस सब पे कोई ध्यान न देते हुए तोता सुमित से बोलता है, सुमित, जल्दी से इस फूल का रस निकाल के कटोरी में ले आओ। सुमित ये करता उसके पहले ही रमेश कमल का फूल लेकर रस निकाल के तोते के सामने रख देता है। तोता बिना कोई देर किए ओम का 108 बार जाप करने लगता है। ओम 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 ओम। 108 बार ओम का जाप करने के बाद तोता सुमित से बोलता है, सुमित, जल्दी से इस रस को तुम अपने दादाजी को पिला दो। सुमित ऐसा करता उसके पहले ही रमेश तुरंत कटोरी लेकर अपने पिताजी को रस पिला देता है, जिससे थोड़ी देर में ही मोहनलाल फिर से जिंदा हो जाते हैं और बिस्तर से उठकर अपने बच्चों पोता पोती को गले लगा लेते हैं। ये सब देख रमेश और मोनिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और रमेश हाथ जोड़कर अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपका बेटा हूं, फिर भी जितना इस तोते ने आपके लिए कर दिया उसका एक छोटा सा हिस्सा भी मैं आपके लिए नहीं कर पाया। हाँ पिताजी, मुझे ही आपके साथ नहीं रहना था, इसलिए आपको इस उम्र में इतनी तकलीफ लेनी पड़ी है। अब आप हमारे साथ शहर चलिए, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा, लेकिन आज से ये तोता भी हम सभी के साथ शहर चलेगा और हमारे साथ ही रहेगा। जी बिल्कुल पिताजी। फिर क्या, सभी लोग हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि जानवरों से प्यार करो, वो कभी धोखा नहीं देते, और जो इंसान अपने माता पिता को बूढ़े होने के बाद छोड़ देता है वो याद रखे, समय का पहिया गोल है।